जी नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक रहेगा प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी रचनाएं। तो अब थोड़ा सा लिटरेचर पे मेहनत करेंगे और आने वाली जो कुछ हमारी क्लासें होगी वो हिंदी साहित्य से रिलेटेड होगी, क्योंकि ग्रामर में आपने बहुत सारे टॉपिक हिंदी के प्रैक्टिस किए, जिसके अंदर हमने वर्णमाला से जो चीज़ें थी वो शुरू की और इसके साथ साथ आपने पहला टॉपिक वर्णमाला, फिर संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और तमाम टॉपिक आपने सीक्वेंस में लिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय और निपात। इसके साथ बीच में आपने मुहावरे और लोकोक्ति। मेरी कोशिश हमेशा यही है कि जहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं पहले हम उन तमाम चीज़ों को कराएं। तो अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और आपको प्यारे दोस्तों जो स्क्रीन पे क्वेश्चंस हैं हमारे हिंदी साहित्य से जुड़े हुए, अगर वो क्लियर दिखाई दे रहे हैं तो आप में से कुछ स्टूडेंट एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। जी, आकाश, संतोष, शिवानी, मुकेश, सत्यम, संदीप, विपिन, गुंजन, आरती, संध्या, प्रीत, मुकेश, सुनील, सुशील, बबलू, सत्यम। ओके, सब कुछ ठीक है। चलो जी, तो कहने का मतलब ये हुआ कि लिटरेचर के बाद में फिर दूसरा जो टॉपिक हम लेंगे उसमें रस, छंद और अलंकार, जो 3 टॉपिक है उस पर भी मेहनत करेंगे। और रस, छंद, अलंकार की कोशिश रहेगी कि तीनों के 100 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करें और उन फेमस तमाम पंक्तियां जिसमें रस, छंद, अलंकार पूछे जाते हैं उन 300 क्वेश्चनों के अंदर वे सारी चीज़ें हम लेके आएंगे। रीजन ये है कि जो टॉपिक अब तक आपको कराए गए वो अपने आप में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक ज़्यादातर, वो लेवल आपके सामने आया। आज प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाओं के हर तरह के क्वेश्चन की वैरायटी होगी। एक ही तरह के क्वेश्चनों को करने का कोई फायदा नहीं होता है। सबसे ज़्यादा जरूरी यहाँ पे प्यारे दोस्तों इस चीज़ का है कि आप क्वेश्चन का लेवल देखो, क्वेश्चन की वैरायटी देखो, और उन वैरायटियों को अगर देख लेते हो तो पढ़ते समय वो चीज़ें आपके जहन में आती है, आपके दिमाग में आती है, और वहां से फिर हम चीज़ों को रटते नहीं है बल्कि समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाओं में पहला प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है। एक तो क्वेश्चन ये हुआ, आपने आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन इसका दूसरा क्वेश्चन ये बना कि गोदान है क्या। उपन्यास है, कहानी है, आत्मकथा है, जीवन परिचय है, रेखाचित्र है, संस्मरण है या नाटक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए जब जब आप प्यारे दोस्तों इस तरह के क्वेश्चनों को करो तो यहाँ ये आंसर दे दिया, ये छोटी चीज, लेकिन ये जो गोदान है इसमें जो विषय वस्तु है, जो कहानी है वो किससे जुड़ी हुई है। और दूसरा ये नाटक, उपन्यास, एकांकी, रेखाचित्र में से ये क्या है। तो गोदान एक उपन्यास है जो प्यारे दोस्तों प्रेमचंद्र का लिखा, और यही वो फेमस इनका उपन्यास रहा जिनकी वजह से प्रेमचंद्र को कथा सम्राट की उपाधि शरचंद चट्टोपाध्याय ने दी। तो कथा सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, और ये सच्चाई है कि इनके मुकाबले में किसी के उपन्यास इतने अच्छे नहीं रहे जब तक ये रहे। इसके बाद बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास आए, जयशंकर प्रसाद के, इसके अलावा और बाकी दूसरे लोगों के अच्छे उपन्यास आए। तो गोदान के अंदर प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जीवन की और सामाजिक उन वेदनाओं को रखा गया जो व्यावहारिकता और वास्तविकता के आधार पर हमारे सामने होती है, लेकिन हम देखते हुए भी उनको अनदेखा कर देते हैं। तो प्रेमचंद्र ने इस गोदान के अंदर उन सामाजिक वेदनाओं को, उन सामाजिक के प्यारे दोस्तों एक न पीड़ा को, उस मानसिक कहीं ना कहीं प्यारे दोस्तों जो झकझोर देने वाली जो चीजें होती है इंसान के जीवन में, जो घटनाएं घटती हैं, तो उनसे वो किस तरीके से पार पाता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है, इसके आधार पर इन्होंने तमाम चीज़ों को और गांव से जोड़कर, और गांव की में रहने वाले उन परिश्रमी और ईमानदार, मेहनती और लगनशील आदमियों के जीवन में कितने दुख आते हैं और वो किस तरह से उन तमाम दुखों को झेल जाते हैं और फिर भी कंटिन्यू जीवन यापन करते हैं, वो तमाम घटनाएं प्रेमचंद जी ने गोदान के अंदर रखी। बीज की किसकी रचनाओं का संग्रह है, कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास। तो राइट आंसर क्या हुआ। अब थोड़ा स्पीड के साथ क्वेश्चन को करेंगे। जी जी,
चलो जी, तो आपको ये ध्यान रखना है बीज की किसकी रचनाओं का संग्रह है। राइट आंसर क्या हुआ? कबीर। कबीर के शिष्य हुए, उनमें से उन्होंने कबीर के जो पद थे, कबीर के जो दोहे थे, उनको संकलित किया एक स्थान पर। तो उस संकलन को बीजकी के नाम से जाना जाता है, बीजक के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है बीजकी किसकी रचना है, तो राइट आंसर है कबीरदास। तो कबीरदास के जितने भी दोहे आपको आते हैं वो सब बीजकी में ही हैं, जिसके 3 अलग अलग भाग हैं, और उन 3 अलग अलग भागों में उनके 3 अलग अलग शिष्यों ने कबीरदास के द्वारा बोले गए जो दोहे थे उनको संकलित किया है, अर्थात एक स्थान पे रखा है। इसीलिए ये दोहों का एक संकलन है, संग्रह। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भीष्म साहनी। तो यहाँ प्यारे दोस्तों अंधेर नगरी, चौपट राजा, आपने बचपन में प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूलों में ये तमाम चीजें प्यारे दोस्तों करवाई थी, वे रोल प्ले किया था, और उस समय किताबों का ये बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक प्रसिद्ध नाटक है अंधेर नगरी, और बड़े ही चाव से बच्चे इसको प्राइमरी अपर प्राइमरी के लेवल पर अभिनय करते थे, रंगमंच पे इसका आयोजन किया करते थे। तो अंधेर नगरी किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक। कामयानी एक महाकाव्य है और छायावाद की सबसे उत्तम कोटि की रचना मानी जाती है। छायावाद में जितनी भी रचना लिखी गई उनमें सबसे पहला स्थान प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो क्या है? कामयानी। जयशंकर प्रसाद ने जो भी महाकाव्य लिखे जाते रहे वो किसी भी काल में लिखे गए, उनको हमेशा सर्गों में बांटा गया है, जिसको हम चैप्टर्स अर्थात अध्याय भी कहते हैं। तो ये अनेक सर्गों में बटा हुआ है क्योंकि महाकाव्य है, और महाकाव्य अपने आप में एक बड़ी रचना को बोला जाता है जिसमें जीवन के तमाम पहलुओं को हम विस्तार से, घटनाओं को शुरू से लेके लास्ट तक जीवन के तमाम पहलुओं को रखते हैं, तो वो महाकाव्य कहलाते हैं। और ये जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य और छायावाद की सबसे श्रेष्ठ रचनाओं में इसको गिना जाता है। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है? तो देवदास उपन्यास और जितने भी आप सीरियल और ये फिल्में देख रहे हो, ये सच्चाई है कि ये किसी न किसी कवि के द्वारा जो पहले से रचना लिखी गई वहीं से विषय वस्तु को लिया जाता है और उसको तोड़ मरोड़ के मिर्च मसाला लगा के आपको सीरियल के रूप में, फिल्मों के रूप में दे दिया जाता है। अगर आप ये घटनाएं पहले पढ़ लो और उसके बाद सीरियल देखो, फिल्म देखो, तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल बकवास है, क्योंकि सच्चाई जो दिखाई गई है वो रचनाओं में दिखाई दी, कवियों ने दिखाई, उनका जो अंतर्मन है, उनका जो अंतकरण है, वो जो चीज कह रहा है उसमें वास्तविकता है। और जो हम सीरियलों में देखते हैं ये बनावटी है, इनमें आर्टिफिशियलता आ जाती है। इसीलिए वो खुद लिखते भी है, फिल्मों से पहले, स्टार्ट करने से पहले कोई भी धारावाहिक आता है, सीरियल आता है, खुद लिखते हैं कि ये काल्पनिक पात्र है और इसमें काल्पनिक जीवन की जो तमस्याओं को रखा गया है। तो वहीं पे ही वो प्यारे दोस्तों कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल चीजें हो जाती है, और आर्टिफिशियल चीजें किसी भी इंसान के जहन पे अच्छा प्रभाव नहीं डालती है। तो ये सच्चाई है क्योंकि वो इंसान की जो वर्ती है, इंसान का जो आचरण है, उस तरह का जो होता है वो उसको ना बना के कुछ अलग तरह का बनाना चाहती है, जिससे समाज में अनेक समस्याओं, परिवार में अनेक समस्याओं का प्यारे दोस्तों आना शुरू हो जाता है। अनेक समस्याओं का आना इन सीरियलों के, फिल्मों की वजह से। तो देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का नाम है सरचंद चट्टोपाध्याय। अपने आप में बंगाली और अरबी, इसके बाद अंग्रेजी और हिंदी के जबरदस्त बेजोड़ अपने आप में लेखक ये हुए हैं। तो बंगाली की तमाम रचनाएं इनकी प्रसिद्ध हुई है, लेकिन हिंदी में इन्होंने बहुत काम किया है। और यही वो व्यक्ति है जिन्होंने प्रेमचंद्र को कथा सम्राट की उपाधि दी थी, अर्थात तो उनको कथा सम्राट का नाम दिया था। तो देवदास पर जो 3 फिल्म बनी, यानी कि हमारे दादा के टाइम, फादर के टाइम, और एक हमने देखी है प्यारे दोस्तों देवदास, वो सारी इसी उपन्यास की कहानी है, इसी उपन्यास का वो हिस्सा है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? इन कांड को हम सोपान भी कहते हैं, इनको चरण भी कहते हैं। क्या होता है? सोपान, क्योंकि ये भी क्या है? महाकाव्य है, और महाकाव्यों को सर्गों में, सोपान में बांटा जाता है, कांडों में बांटा जाता है। तो रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है और इसमें 7 कांड हैं। एक कांड है बाल कांड, अयोध्या कांड, प्यारे दोस्तों किष्किंधा कांड, युद्ध कांड, सुंदर कांड, ठीक है, अरण्य कांड, और इसके बाद में लास्ट वाला उत्तर कांड।
तो कहने का मतलब ये है, पहला पूछा जाता है कौन सा है बालकांड, लास्ट वाला कौन सा पूछा जाता है उत्तरकांड। उत्तरकांड बाद में जोड़ा हुआ प्यारे दोस्तों माना जाता है। तो ये 7 कांडों में रामचरितमानस को रखा गया है और इसमें चौपाई का प्रयोग किया गया है। तो पूरी रामचरितमानस चौपाई में लिखी गई। तुलसीदास अपने आप में अवधी भाषा और ब्रज भाषा दोनों पे ही जबरदस्त पकड़ रखते हैं। इनकी कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो ब्रज भाषा में लिखी गई, लेकिन ज्यादातर जो इनकी रचनाएं फेमस हुई वो अवधी भाषा में ही लिखी हुई थी। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? इसमें दोहावली तुलसीदास की है, गीतावली तुलसीदास की रचना है, रामचरितमानस तुलसीदास की है, यामा महादेवी वर्मा की रचना है। तो राइट आंसर हुआ हमारा डी। ये यामा जो है किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा को आपको ये ध्यान रखना है, इस पर 1982 ईस्वी में तीसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी को में जो दिया गया था वो यामा रचना महादेवी वर्मा को ही मिला था। तो 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से इस रचना को पुरस्कृत किया गया। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया वो कब दिया गया महादेवी वर्मा को? 1982 ईस्वी में। कौन सा पुरस्कार था वो हिंदी को मिलने वाला? तीसरा पुरस्कार। पहला किसको मिला? सुमित्रा नंदन पंत को। किस रचना पे मिला? चितंबरा पे मिला। दूसरा किसको मिला? हीरानंद वात्सल्य आज्ञा को। किस रचना पे मिला? कितनी नावों में कितनी बार। तीसरा किसको मिला? महादेवी वर्मा को। किस रचना पे मिला? यामा पे। कब मिला? 1982 में। कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये अपने आप में जो पुरस्कार दिया जाता है 22 भाषाओं में दिया जाता है, जो भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया? तो राष्ट्रकवि आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, हम रामधारी सिंह दिनकर को भी कहते हैं, लेकिन वो राष्ट्रकवि उनको रचनाओं में तमाम आने वाले विषयों के आधार पे उनको कहा जाता है। लेकिन महात्मा गांधी ने जो उपाधि दी राष्ट्रकवि की वो दी थी मैथिली शरण गुप्त को। किसको दी थी? तो यहाँ महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की जो उपाधि दी वो किसको कहा? मैथिली शरण गुप्त को। तो मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर ये दोनों ही राष्ट्रकवि कहलाते हैं, लेकिन गांधी किसको राष्ट्रकवि कहते हैं? मैथिली शरण गुप्त को। बाकी कवि किसको राष्ट्रकवि मानते हैं? रामधारी सिंह दिनकर को। अब क्वेश्चन क्या? गांधी जी ने किसने कहा? तो मैथिली शरण गुप्त। रामधारी सिंह दिनकर की कोई चर्चा ही नहीं है। अब इन्होंने एक रचना लिखी थी और उस रचना का नाम था भारत भारती। क्या था? भारत भारती। और ये भारत भारती जो रचना लिखी गई थी ये 1912 ईस्वी में लिखी गई। अब इस रचना से प्रभावित होकर इसमें जो विषय वस्तु रखी गई, विषय वस्तु मतलब जो कहानी रखी गई, जो मैटर रखा गया, जो स्टोरी रखी गई, उससे प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्रकवि कहा। और भारत भारती में भारत की तमाम संस्कृति, उसके प्यारे दोस्तों सभ्यता और इस सामाजिक मर्यादाओं को बहुत ही अच्छी तरीके से मैथिली शरण गुप्त ने रखा, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने इनको क्या कहा? राष्ट्रकवि कहा। अब क्वेश्चन क्या बना? क्वेश्चन ये बना कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि किस रचना के कारण कहा गया? भारत भारती के कारण। कब लिखी गई थी? 1932 में। कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? निहार, साकेत, कामयानी, प्रिय प्रवास। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर ए। तो निहार अपने आप में किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। साकेत मैथिली शरण गुप्त है। कामयानी जयशंकर प्रसाद है। प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश। और ये चारों रचनाएं अनेक बार अनेक एग्जामों में, अगर कोई भी डिपार्टमेंट है और वहां लिटरेचर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसा कोई पेपर नहीं बचा आज तक जहां इन 4 रचनाओं की चर्चा ना हुई हो। तो निहार महादेवी वर्मा, साकेत मैथिली शरण गुप्त, कामयानी जयशंकर प्रसाद, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो ये हरिओद के नाम से लिखा करते थे। जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पत। तो जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है। साकेत, भारत भारती, जयद्रथ वध ये अपने आप में इनकी फेमस रचनाएं रही है।
तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर है बी। तो आपको भी स्पीड के साथ आंसर देना, गलत हो जाए कोई बात नहीं, चीजों को मैं बोल ही रहा हूं, आपको बता रहा हूं, आपको करेक्शन करनी है और ध्यान रखना है। और ये फेमस रचनाएं हैं, फेमस प्यारे दोस्तों कवि हैं, और यही ज्यादातर पूछे जाते हैं। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो ये अतीत के चलचित्र, एक तो ये संस्मरण है, आपको ये ध्यान रखना है, कई बार ये नाटक है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, यात्रावर्त है, डायरी है, कहानी है, या प्यारे दोस्तों एकांकी है, उपन्यास, इस रूप में भी पूछा जाता है। तो ये क्या है? संस्मरण। तो यहाँ अतीत के चलचित्र जो कहा गया, अतीत मतलब जो बीत चुका है, तो महादेवी वर्मा ने अपना जो जीवन यापन किया और वो जिससे मिली, जहां भी वो घूमी, जहां भी बैठी, जिन लोगों से वो मिली, और वो जो बेहतरीन पल उन्होंने बिताए अपने जीवन में, उसकी जगह जगह से कुछ अंश पत्रों के रूप में उनके पास इकट्ठे थे। क्योंकि जो कवि होते हैं हिंदी पे जिनकी ज्यादा पकड़ होती है, तो वो कहीं ना कहीं डायरी के रूप में, पत्रों के रूप में चीजों को रखते हैं। तो ये बहुत सारे पत्र हैं, क्योंकि उनको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है उन चीजों के लिए, लिखना उनके लिए बड़ा आसान होता है। अंतःकरण के अंदर नए उद्गार आते हैं और उनको वो फिरोते चले जाते हैं। तो जो बहुत सारे उनके पास पत्र आए लोगों के, उन्होंने जो पत्र लिखे उनके जवाब में, उनका एक संग्रह था, उनको इकट्ठा करके उन्होंने एक रचनाओं में ला दिया और उसका नाम रखा अतीत के चलचित्र। इसी वजह से वो संस्मरण कहलाया। क्या कहलाया? संस्मरण अर्थात जो मीठी है, संस्मरण है याद, जो मीठी यादें होती है वो संस्मरण। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है महादेवी वर्मा। तो क्या है 11वां का राइट आंसर? महादेवी वर्मा। रामचरितमानस में सोपानों अर्थात कांडों की संख्या, तो सोपान और कांड क्या है प्यारे दोस्तों? ये अध्याय है, चैप्टर्स हैं। यानी कि रामचरितमानस को 7 अलग अलग चैप्टर्स में, 7 खंडों में, 7 भागों में बांटा गया। तो राइट आंसर क्या हुआ? 12 का राइट आंसर हुआ ए। वे कौन कौन से कांड है वो मैंने आपको अभी बताया प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जी जी, चलो। कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं आज्ञा, पद्माकर, केशव और बिहारी। तो कठिन काव्य, जैसे इस शब्दों से हमें पता चल रहा है कि इनका काव्य वास्तव में बहुत डिफिकल्ट रहा है। और काव्य की डिफिकल्टता 2 वजह से बनती है। एक तो लंबे लंबे समास युक्त शब्दों का प्रयोग करना, और दूसरा उसमें अलंकार की बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग करना, अलंकार की भरमार होना। तो जब अलंकार की भरमार होती है और लंबे लंबे प्यारे दोस्तों समासों का प्रयोग करते हैं, तो वो कठिन बन जाता है। केशवदास ने अपनी रचना प्यारे दोस्तों में ज्यादातर अलंकारों का प्रयोग किया है, चाहे वो रसिक प्रिया हो, ठीक है, या फिर केशव चंद्रिका हो। तो उन सब में अलंकारों की बहुत अधिक मात्रा में, लिमिट से ज्यादा अलंकारों का प्रयोग किया है, जिसकी वजह से ये कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। राइट आंसर हो गया आपका सी। आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है। पहली जो कवित्री हुई हिंदी साहित्य के अंदर वो मीराबाई, और मीराबाई ने अपनी एक छाप छोड़ी है, अलग तरह की उन्होंने रचनाएं लिखी है, और कृष्ण को आधार बना के उन्होंने तमाम अपनी रचनाएं लिखी, अपने पद लिखे। तो जिस तरह उन्होंने हिंदी की सेवा की, ऐसे ही महादेवी वर्मा ने प्यारे दोस्तों कहीं ना कहीं मीराबाई से बढ़कर हिंदी की सेवा में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसलिए मीराबाई की जो उपाधि रही, आधुनिक मीराबाई जो कही गई, वो महादेवी वर्मा। तो आधुनिक का मतलब है फिलहाल की मीराबाई कौन है? पुरानी मीराबाई तो मीरा थी, लेकिन आधुनिक प्यारे दोस्तों साहित्य के अंदर मीराबाई की भूमिका जो निभाई, वो किसने निभाई? महादेवी वर्मा ने। सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? तो सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को कहा जाता है। तो सितारे हिंद के नाम से प्यारे दोस्तों ये अपनी रचनाएं लिखा करते थे। इन्होंने ज्यादातर अरबी, फारसी, उर्दू के शब्दों का हिंदी में जोर दिया। पुराने समय में क्या था, एक कवि कुछ कर रहा है तो दूसरा थोड़ा सा लाइन अलग निकाल के चलता था। और सच्चाई ये है कि हिंदी की सेवा अगर करनी थी या अभी भी करनी है, तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये काम करता है कि एक ही चीज को बहुत अच्छे तरीके से 2, 3, 4 आदमी मिलके आगे बढ़ाए। तो इसीलिए सितारे हिंद
किस लेखक का उपनाम है? तो वह है राजा शिव प्रसाद सितारे। राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी पे जोर देते थे। ये अरबी फारसी मिश्रित उर्दू की बहुलता वाली हिंदी पे जोर देते थे। इनके वाली हिंदी प्यारे दोस्तों अरबी फारसी मिश्रित कहलाई और इनके वाली हिंदी संस्कृत निष्ठ कहलाई। तो इसलिए राइट आंसर क्या हुआ? तो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी। तो रानी केतकी की कहानी के कहानीकार, तो आपको ये ध्यान रखना है, रानी केतकी की कहानी के कहानीकार ईशान अल्लाह खां, माधवराव, किशोरी लाल गोस्वामी, वृंदावन लाल वर्मा। राइट आंसर है ईशान अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है उदयभान चरित। क्या नाम है? उदयभान चरित। सबसे पहले जो टाइटल रखा गया था इस कहानी का वो रखा गया था उदयभान चरित। तो राजस्थान में जो रजवाड़े होते थे, छोटे छोटे क्षेत्रों के अपने राजा हुआ करते थे, उनमें से एक राजा थे उदयभान। उनके बारे में ईसा अल्लाह खां ने लिखा है, क्योंकि ईसा अल्लाह खां वहां के रहने वाले थे और वो बेखूबी से उनके पूर्वजों के और उनके बारे में जानते थे। तो रामचंद्र शुक्ल ने इनको हिंदी की पहली कहानी माना है। ये रानी केतकी की कहानी को पहली हिंदी की मौलिक और प्रमाणिक कहानी का जो दर्जा दिया रामचंद्र शुक्ल ने, वो दिया रानी केतकी की कहानी। बाकी जो कवि मानते हैं वो इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। तो हिंदी को प्रेजेंट करने का, प्रस्तुत करने के अनेक माध्यम हैं, जैसे नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, आत्मकथा है, जीवनी, अनेक माध्यम है। तो उनमें से प्यारे दोस्तों एक कहानी भी है। तो हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है इंदुमती, बाकी सभी आलोचकों, समालोचकों, समीक्षकों के अनुसार। लेकिन रामचंद्र शुक्ल रानी केतकी की कहानी को हिंदी की पहली कहानी बताते हैं। तो राइट आंसर क्या था? ये कहानी किसकी है? ईसा अल्लाह खां। आंसू किसका प्रमुख काव्य है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद एक ऐसे कवि हुए, एक ऐसे लेखक हुए जिन्होंने वास्तव में बहुत ज्यादा ट्रेजेडी झेली है। जैसे कोरोना काल में हर लोग, प्यारे दोस्तों, चाहे वो किसका कितना भी बड़ा बिजनेस हो, चाहे वो कोई किसी भी स्थिति में, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो या वो किसान हो, मजदूर हो, या अपना छोटा मोटा कोई बिजनेस कर रहा हो, हर कोई किसी पे इफेक्ट पड़ा और वो बुरा इफेक्ट पड़ा, सभी परेशान थे। ऐसे ही जयशंकर प्रसाद के जीवन में जब ये इन्होंने होश संभाला था, इनके ऊपर टाइम से पहले जिम्मेदारी इनके कंधों पे आ गई, तो हर 1.5, 2, 3 साल के अंदर इनके घर में एक आदमी एक्सपायर हो जाता था। पहले इनकी मदर एक्सपायर हुई, फिर फादर हुए, फिर इनकी बुआ हुई, बड़ी बहन हुई, बड़ा भाई हुआ, भाभी हुआ। तो कुल मिला के ये हुए कि जब जब ये संभलने की कोशिश करते थे तब तक इनको एक झटका और लग जाता था। तो कुदरत का कहर था एक तरह से, वो एक पीड़ा रही इनके अंदर, वो दुख रहे, वो वेदनाएं रही, और इन्होंने वो सारी चीजें झेली। और उसके बावजूद जो उनकी जो पीड़ा थी, वो सारी की सारी पीड़ा प्यारे दोस्तों आंसू रचना में इन्होंने कही कि इंसान के अंदर से कुछ चीज ऐसी है जिसपे उसका कंट्रोल है ही नहीं, और वहां से जो चीज निकली उसी का इफेक्ट सामने वाले के ऊपर ज्यादा पड़ता है। ये बात जयशंकर प्रसाद ने आंसू रचना में इन्होंने कही। भारतेंदु युग की समय सीमा, गद्य साहित्य का जो पहला युग माना जाता है वो भारतेंदु युग माना जाता है। हिंदी गद्य में भी लिखी गई, पद में भी लिखी गई। गद्य उसे कहते हैं जिसे गाया ना जाए, गद्य उसे कहते हैं जिसमें छंद नहीं होता, गद्य उसे कहते हैं जिसमें गेयता नहीं होती है, गद्य इसे कहते हैं जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं। और पद्य वो होता है जो छंदोबद्ध होता है, जिसको गाया जा सकता है, जिसको हम कविता कहते हैं, गीत कहते हैं, गाना कहते हैं। लेकिन यहाँ भारतेंदु अपने आप में गद्य साहित्य के निर्माता कहे जाते हैं और ये जनक भी माने जाते हैं गद्य साहित्य के। तो इसीलिए 1850 से लेके 1900
तक का जो समय है वो भारतेंदु युग माना जाता है, और इसी में तमाम गद्य साहित्य की रचनाएं लिखी गई। इनसे पहले बहुत सारी रचनाएं पद में थी, इनके बाद भी पद में लिखी गई, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है 1850 से लेके 1900 का जो समय है वो भारतेंदु युग का समय है, और 1900 से लेके 1920 का जो समय है वो द्विवेदी युग का समय। भारतेंदु युग में सारी चीज ठीक थी, कथा भी सही ली गई, स्टोरी सही ली गई, सही मुद्दे उठाए गए, लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या होगी, व्याकरण की गलतियां थी। किताबों में जो किताबें आई, छपके पत्र पत्रिकाएं आई, उनमें व्याकरण की गलती थी, अशुद्ध वर्तनियां थी। उसको संवारने का, सही तरीके से उसको सुनियोजित ढंग से रखने का काम द्विवेदी युग में हुआ, और उसमें बड़ी भूमिका निभाई महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की दो खूबी रही, एक तो उन्होंने कहा कि जो भी हिंदी लिखी जाए वो शुद्ध लिखी जाए, और दूसरा उन्होंने कहा कि संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया जाए, अर्थात हिंदी के अंदर तत्सम शब्दों की अधिकता का प्रयोग हो। क्यों? क्योंकि रीजन क्या था कि जो पुराने जो लोग थे प्यारे दोस्तों, संस्कृत निष्ठ हिंदी को बोलने वाले ज्यादा लोग थे, समझने वाले ज्यादा लोग थे, लेकिन हिंदी के ऊपर जो पुराना प्रभाव पड़ा पीछे का मुस्लिम शासन काल के दौरान, वो अरबी फारसी मिश्रित जो हिंदी थी वो उससे बाहर नहीं आ पा रही थी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह बीड़ा उठाया और उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी भावनाओं को ज्यादा अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हो तो आप संस्कृत के शब्दों की सहायता लो, अर्थात तत्सम शब्दों का प्रयोग अपनी रचनाओं में, अपने गीतों में ज्यादा करो। और वहीं से ये शुरुआत हुई कि हिंदी अरबी फारसी से एक तरह से मुक्त हो गई। इसके बाद हिंदी रेखाचित्र का विकास किसके बाद होता है? रेखाचित्र कहते हैं जो कम से कम शब्दों में हम बड़ी ही तटस्थता, सजीवता के साथ अपनी बात कह जाते हैं, वो रेखाचित्र कहलाता है। सामने वाले को पढ़ते समय ये लगता है कि ये घटनाएं मेरे सामने घट रही है, इसी वजह से इसको कहा गया रेखाचित्र। चित्र मतलब जो सामने जो पिक्चर बना दे, आपके जेहन में, आपके ब्रेन में जो पिक्चर ले आए। तो कहने का मतलब है गागर में सागर भरना, कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहना बड़ी ही सजीवता और तटस्थता के साथ, बिना लाग लपेट के। तो ये रेखाचित्र का जो विकास आरंभ हुआ वो 1936 में। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हुआ आपका डी। भारत में रेखाचित्र में सबसे अच्छा नाम जो है वो महादेवी वर्मा है, रेखाचित्र संस्मरण। बाकी उनके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं लिखी गई रेखाचित्र के रूप में, लेकिन महादेवी वर्मा स्मृति की रेखाएं, ये संस्मरण और बाकी मेरा परिवार, पथ के साथी, ये तमाम जो रचनाएं उन्होंने लिखी, ये प्यारे दोस्तों इन्हीं नई विधाओं को ठीक है बढ़ावा दिया इन्होंने। भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा व समालोचना के समर्थक प्रवक्ता। मार्क्सवादी चिंतन कहते हैं कि एक शोषक होता है, तो भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा व समालोचना के समर्थक प्रवक्ता रामविलास शर्मा माने जाते हैं। मार्क्सवादी चिंतन परंपरा उसे कहते हैं समाज में एक शोषक वर्ग होता है और दूसरा शोषित होता है। क्लियर? एक के पास जितने भी पूंजी होती है वो रहती है और एक बिना पूंजी के रहता है। एक के पास साधन होते हैं, दूसरा बिना साधन के रहता है। तो जिसके पास साधन होते हैं, जिसके पास नहीं होते हैं, वो गरीब, वो मजदूर, वो किसान, उससे काम कराया जाता है 18 घंटे और पगार मिलती है उसको 2 घंटे की। अर्थात उसका संसाधनों पे कभी हिस्सा ही नहीं होता, उसकी कोई भागीदारी नहीं होती है। वो केवल मजदूर की हैसियत से उसके साम्राज्य को बड़ा करने में लगा होता है, उसको धन्ना सेठ बनाने में लगा होता है। अब फिर वो उसका शोषण शुरू करते हैं। वो उसकी मजबूरी है, उसको पेट पालना है, उसको घर चलाना है, तो जैसा मालिक कहेगा अच्छा बुरा वो करेगा, अदरवाइज वो धमकी देगा कि हम तुझे निकाल देंगे कारखाने से, फैक्ट्री से, अपने धंधों से वंचित कर देंगे। क्योंकि जब संसाधनों पे एक वर्ग का कब्जा हो जाएगा
तो बाकी आबादी कहाँ जाएगी? देश की आजादी के बाद सबसे बड़ी समस्या यही खड़ी हुई कि जो कांग्रेस, जो अंग्रेजों के जो चाटुकार थे, जो अंग्रेजों के टाइम पर अंग्रेजों का जो साथ दिया था जिन्होंने, प्यारे दोस्तों, उन्हीं का संसाधनों पे कब्जा हो गया, क्योंकि काम तो वही कर रहे थे, रास्ता भी उन्हीं को पता था कहाँ क्या हो रहा है। और बाकी जो पब्लिक थी वो एक मजदूर वर्ग बन के रह गई, बहुत बड़ा हिस्सा। तो ये जो पूंजीपति लोग थे, जो उद्योगपति थे, धन्ना सेठ थे, इन्होंने खूब मलाई पहले भी खाई है, बाद में भी खाई, और वो धीरे धीरे गरीबी का स्तर, मजदूरी का जो स्तर था, उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती चली गई। फिर हिंदी के कुछ कवि हुए जो वास्तव में उनके खिलाफ आवाज उठाने लगे, जो धन्ना सेठ थे। तो यहां राम विलास शर्मा ने अपनी रचनाओं में उन्हीं की चर्चा की। आज का जो मार्क्सवाद है ना पश्चिम बंगाल में, केरल में, वो तो सड़ा हुआ मार्क्सवाद है। मार्क्सवादी विचारधारा तो बहुत अच्छी थी, लेकिन सच्चाई ये है कि ये लोग अपने आप झंडा बरदार बने हुए गरीबों का, मजदूरों का, ठीक है। लेकिन सच्चाई ये है प्यारे दोस्तों कि ये भला करना नहीं चाहते। लेकिन पहले जो मार्क्सवादी हुए देश की आजादी के बाद, उन्होंने वास्तव में अपने पास कुछ इकट्ठा नहीं किया। ये तो दलाली का काम करते हैं, ये तो दोनों के बीच में, किसान के और उनके मजदूरों के बीच में रह के दोनों तरफ से दलाली खाने का काम करते हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि राम विलास शर्मा ने अपनी रचनाओं में उन चीजों को बखूबी उठाया कि वास्तव में पूरे संसाधनों पर एक वर्ग का कब्जा हो गया है, और जिसकी जो समस्याएं हैं वो बहुत लंबे समय तक बनेगी। तो इसी वजह से ये मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थक प्रवक्ता माने जाते। अंग्रेजी के रोमांटिज्म के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द, तो रोमांटिज्म का हिंदी में प्रयुक्त शब्द है स्वच्छंदवाद। अपनी मर्जी का मालिक जो होता है वो क्या कहलाता है? स्वच्छंदवाद कहलाता। रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई। ये बात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही। आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल भी कहा जाता है, संधि काल, चारण काल भी कहा जाता है, प्रारंभिक काल भी कहा जाता है, और पूर्व साहित्य का काल भी कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो रासोचरित काव्य हुए, वीर रस से संबंधित जो काव्य लिखे गए आदि काल में, क्योंकि जो आस्यदाता कवि हुआ करते थे, राजदरबारी कवि हुआ करते थे, वो अपने प्यारे दोस्तों राजाओं की प्रशंसा करते थे। और उस जो राजाओं की प्रशंसा में जो लिखे गए, उनकी वीरता में, क्योंकि पहले युद्ध लड़े जाते थे छोटे छोटे प्यारे दोस्तों एरिया में, अलग अलग राजा हुआ करते थे, सीमा के विस्तार के लिए संघर्ष होता था, बाकी और थोड़ा भी मनमुटाव होता था, तो उसमें युद्ध होते थे, ज्यादा युद्धों का वर्णन किया गया कवियों के द्वारा। और वो जो वीर रस से परिपूर्ण जो रचनाएं लिखी गई आदिकाल में, वो सब रासक शैली कहलाई। क्यों? क्योंकि उसमें राजाओं के अतीत का, उनके पूर्वजों का और वीरता का बखान था, वीर रस का बखान था। तो इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासोचरित काव्य वो उसकी रचना किसमें बताई? रासक शैली में हुई है। एक अलग तरह हीरामन सुहा का उल्लेख कहाँ मिलता है? पद्मावत। पद्मावत क्या है? एक महाकाव्य किसका है? जायसी का है। तो यहाँ जायसी के पद्मावत में हीरामन सुहा एक पात्र के रूप में आता है, एक कैरेक्टर के रूप में आता है, एक चरित्र के रूप में आता है। तो राइट आंसर क्या हुआ? बी। सूरदास के गुरु थे मध्वाचार्य, शंकराचार्य, बलवाचार्य। राइट आंसर क्या है? बलवाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? बलवाचार्य। क्लियर? बरिया बीती बल गया अस बुरा कमाया, हरिजिन छाड़े हाथ थे दिन नेड़ा आया। उक्त पंक्ति के रचनाकार बताइए। कबीरदास, रहीम, सूरदास और घनानंद। राइट आंसर क्या है? बरिया बीती बल गया अस बुरा कमाया, हरिजिन छाड़े हाथ थे दिन नेड़ा आया। कबीरदास की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? कबीरदास की। चलो, थैंक यू, थैंक यू। आपको समझ आ रहा है, इसीलिए आप अच्छा कह रहे हो। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी ये है टीचर की कामयाबी में। टीचर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब उनको स्टूडेंट अच्छे मिलते हैं तब टीचर प्यारे दोस्तों अपनी चीजों को और बेहतरीन तरीके से रखने की कोशिश करता है। तो टीचर की कामयाबी में
टीचर के पास जो ज्ञान है उसको और ज्यादा पुख्ता निखारने में स्टूडेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसीलिए आपको अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके अंदर अच्छाई है। क्लियर। और स्टूडेंट का सकारात्मक सोच और पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, अलर्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है? बाकी रामचंद्र शुक्ल को छोड़ के इंदुमती को ही हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। गबन किस रचनाकार की रचना है? गबन, गोदान, करबला, प्रेमास्य, ये सारे रंग भूमि, कर्म भूमि, ये सब क्या है प्यारे दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद। कौन सी पत्रिका में के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कौन सी पत्रिका में संपादन का काम किया? सरस्वती पत्रिका में। कब से कब तक किया? 1903 से लेके 1920 तक। 1930 से लेके 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। 1920 के बाद श्याम सुंदर दास ने किया। तो आपको ये ध्यान रखना है, सरस्वती क्या है? एक पत्रिका है। संपादन का काम, इसको छापने का काम, लिखने का काम, इसमें वो किसकी जिम्मेदारी थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी की लीडरशिप में। मर्गनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है? मैथिली शरणगुप्त, प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र, वृंदावन लाल वर्मा। तो राइट आंसर क्या है प्यारे दोस्तों? मर्गनयनी, मैथिली शरणगुप्त। राइट आंसर हुआ ए। ठीक है। इसके बाद व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है? तो इस रचना को न भूतो न भविष्यति व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लेकिन यह रचना किसकी है? नरेंद्र कोहली की। किसकी रचना है? नरेंद्र कोहली। व्यास सम्मान से पुरस्कार न भूतो न भविष्यति। तो ये टाइटल दिया है संस्कृत का। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया सी, नरेंद्र कोहली। इनमें से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है? इनमें से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है? तो क्या है? गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है, नोबेल प्राइज भी मिला था। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री की रचना है। दो बहनें रविंद्रनाथ टैगोर की है। पोस्ट ऑफिस ये भी रविंद्रनाथ टैगोर की है। राइट आंसर बी। तो कौन सी रचना नहीं है? ये है देवकीनंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री की रचना है चंद्रकांता। इनको तिसल में उपन्यास का जनक माना जाता है। देवकीनंदन खत्री को तिलस्मी उपन्यास का जनक अर्थात जादू, टोने, भूत प्रेत, चमत्कारिक घटनाओं को अपने उपन्यासों में रखते थे। तो चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री की रचना। निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद्र हैं? चित्रलेखा, मानस के हंस, कर्मभूमि और झूठा सच। तो प्रेमचंद्र, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये प्रेमचंद्र की क्या है? रचनाएं हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया आपका सी। थोड़ा सा स्पीड के साथ काम करना है। भारत की खोज किसकी करती है? रविंद्रनाथ ठाकुर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचना है। किसकी रचना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचना है जी। वेरी गुड। आगे, रश्मि रथी के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर, श्याम सुंदर दास, शिव सिंह या पंडित जगन्नाथ? पंडित जगन्नाथ अपने आप में हिंदी और संस्कृत के बेजोड़ रचनाकार रहे हैं, लेकिन रश्मि रथी जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रश्मि रथी संस्कृति के 4 अध्याय, ये दोनों फेमस रचना रही रामधारी सिंह दिनकर की। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर ए। रश्मि रथी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की रचना है? कौटिल्य। कौटिल्य ने तो अर्थशास्त्र नामक राजनीतिक ग्रंथ लिखा है। प्रेमचंद्र की अनेक रचनाएं, चतुर्सेन शास्त्री। राइट आंसर है आचार्य तुलसी। अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा का मतलब क्या है? कठिन जांच। तो इसलिए मैंने अपनी पुस्तक का नाम रखा है अग्नि परीक्षा अर्थात कठिन जांच। तो ये क्या है? अग्नि परीक्षा आचार्य तुलसी। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर डी। आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई?
आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई? तो राइट आंसर क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु। आंचलिक उस उपन्यास का मतलब क्या होता है? आंचल यानी कि गांव देहात की जो घटनाएं हैं, गांव देहात के समाज के जो रहस्य है, उनको अपनी रचनाओं में जो जगह दी वो फणीश्वर नाथ रेणु ने दी। बिहार के गांवों की यथार्थता वास्तविकताओं के आधार पर चीजें हुबहू रखना फणीश्वर नाथ रेणु की एक अद्भुत कला थी। इसी वजह से इनको क्या माना जाता है? आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है। सिय राम में सब जग जाने, करू प्रणाम जोरी जुग पानी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? ये फेमस पंक्ति है और फेमस रचना है रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास। जब भी रचना पूछी जाती है, जब पंक्ति पूछी जाती है, तो ज्यादातर तुलसीदास की रामचरितमानस की ही पंक्ति पूछी जाती है। और ये प्यारे दोस्तों चौपाई में लिखी गई है। और आपको ये ध्यान रखना है, तुलसीदास अपने आप में ब्रज और अवधि दोनों के ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं। और जो इन्होंने अवधि लिखी है वो सारी की सारी अवधि भाषा चौपाई में लिखी गई है। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। तो आधुनिक मीरा कहलाती है महादेवी वर्मा। कौन कहलाती है? महादेवी वर्मा। बिना दीवारों का घर मनु भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है? विधा कहते हैं शैली को, तरीके को, ढंग को, यानी कि हिंदी को प्रेजेंट करने का जो तरीका है, हिंदी को प्रेजेंट करने का जो ढंग है, शैली है, उस वो विधा कहलाती है। तो हिंदी नाटक, एकांकी, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, यात्रावर्ष, संस्मरण, जीवन परिचय, आत्मकथा अनेक रूप में प्यारे दोस्तों लिखी जाती है, प्रस्तुत की जाती है। तो बिना दीवारों का घर मनु भंडारी की यह रचना क्या कहलाई प्यारे दोस्तों? नाटक। क्या कहलाई? नाटक। राइट आंसर है बी। दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? फेमस रचना रही है दीप जले शंख बजे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रभाकर के नाम से लिखते थे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। दीप जले शंख बजे। राइट आंसर क्या हुआ? बी। माटी की मूर्ति किस लेखक की रचना है? माटी की मूर्ति किस लेखक की रचना है? जगदीश चंद्र, राकेश वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, रामवर्क्स बेनीपुरी। राइट आंसर क्या है? रामवर्क्स बेनीपुरी माटी की मूर्ति रचना। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें। वीरांगना नहीं, क्या आएगा? वैभव। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। तो राइट आंसर क्या हुआ? बी, वैभव आएगा। पंक्ति है ये सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की बेहतरीन कवित्रियां मानी जाती हैं। ज्यादातर जितने भी वीर रस से संबंधित आपको गीत याद है जो आपने बचपन में किए या अभी भी जो हाल फिलहाल आप सुनते हो, गुनगुनाते हो, या तो वो माखनलाल चतुर्वेदी के हैं या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। दोनों ही वीर रस से परिपूर्ण कवि और कवित्री रहे हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री है, लेखिका है। माखनलाल चतुर्वेदी लेखक और कवि है, वीर रस। तो ये क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? काव्य रचना, आलोचना, समीक्षा, व्यंग। राइट आंसर क्या है? व्यंग के नाम से। व्यंगकार थे, कमेंट के माध्यम से चीजों को बताते थे। और इनकी प्रत्येक रचना में लास्ट की 2 पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण हुआ करती है। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है व्यंग। भगतनी का प्रसिद्ध रेखाचित्र है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो भगतनी महादेवी वर्मा की रचना है। जीवनी नहीं है। महादेवी वर्मा का ये क्या है? संस्मरण है। तो भगतनी महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण है। तो यहाँ क्या आएगा? संस्मरण रेखाचित्र। तो राइट आंसर है महादेवी वर्मा और यहाँ आएगा संस्मरण। अर्थात जो बहुत मीठी यादें होती है, जो बेहतरीन पल होते हैं जीवन के, जब उनको हम शब्दों के माध्यम से रचनाओं में उकार देते हैं, उसको संस्मरण कहते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला? माखनलाल चतुर्वेदी वो व्यक्ति है जिसको सबसे पहला हिंदी साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। तो वो रचना है हिमतरंगिणी। वो कौन सी रचना है? हिमतरंगिणी। कब मिला था? 1955 में। तो पहला हिंदी साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसको दिया गया? माखनलाल चतुर्वेदी को। किस रचना पे दिया गया? हिमतरंगिणी को। कब दिया गया? 1955। कब दिया गया?
1955। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की ये चारों ही कहानी है, गुंडा, पुरस्कार, ममता और ग्राम। लेकिन जो पहली कहानी है वो है प्यारे दोस्तों ग्राम। कौन सी कहानी है? ग्राम। और ये कहानी जो लिखी गई थी ये 1931 में लिखी गई। क्या लिखी गई? 1931 ईस्वी में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की ये पहली कहानी। कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? कथा सम्राट तो इनको कहा गया था सरसन चट्टोपाध्याय के द्वारा, और बचपन का अर्थात इनका वास्तविक नाम था धनपत राय। क्या नाम था? धनपत राय। हर तरह के क्वेश्चन की वैरायटी आपके सामने आई। अमृत और विष किसकी रचना है? अमृत और विश्व अमृतलाल नागर की रचना है। अमृत और विष किसकी रचना है? अमृतलाल नागर। बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन थे? जो बच्चों की बाल सुलभ कहानियां होती हैं, बच्चों के मनोसंवेगों को, प्यारे दोस्तों, उनको इमोशन को ध्यान में रख के जो लिखी जाती है, छोटी छोटी बाल सुलभ उसमें घटनाएं होती है, तो वो जो कहानियां लिखी गई सबसे ज्यादा, और चाचा चौधरी टाइटल से लिखी गई, जो आपने भी खूब पढ़ी है अपने टाइम पे, तो वो लिखी गई थी प्राण कुमार शर्मा के द्वारा। वो किसकी कहानियां थी? वे सब प्राण कुमार शर्मा की कहानियां थी। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि आज 50 क्वेश्चन हमें करने थे। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? राणा प्रताप, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। राइट आंसर है श्याम नारायण पांडे। क्या है? श्याम नारायण पांडे। तो श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी के क्या है? रचनाकार। तो प्यारे दोस्तों ये 50 क्वेश्चन आपने किए और ये कुछ बेहतरीन क्वेश्चन हैं। आगे फिर कल आपकी क्लास नहीं होगी शाम को, लेकिन परसों आपकी क्लास जरूर होगी और फिर दोबारा से लिटरेचर के ही क्वेश्चन हम 50 क्वेश्चन लेके आपकी सेवा में फिर परसों उपस्थित होंगे। कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ काम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ दिल्ली से बाहर। तो मैं आ जाऊंगा कल, लेकिन लेट आऊंगा, तो जिस वजह से आपकी क्लासें नहीं हो पाएगी। तो कल आप भी रेस्ट करना। परसों फिर हिंदी के प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाओं से जुड़े हुए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन अलग ढंग से आपके सामने हम लेके आएंगे, ताकि ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि लेखक से जब भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको सही तरीके से कर पाओ। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।